तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मनुष्य को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो भाषा की आवश्यकता है। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी यहाँ पर बहुत सारे देशों में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए पहले हम ये जानेंगे कि स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज में भाषा की पढ़ाई के बीच में अंतर क्या है। जिस रचना में यहाँ पर छंदबद्धता और लयात्मकता होती है, अलंकार रहता है, उस नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज के इस ब्रिज कोर्स के क्लास में मैं सभी प्रथम पीयूसी के छात्रों का स्वागत करती हूं। आज के इस परिचय कक्ष में हम भाषा के बारे में, मतलब हिंदी भाषा का जो महत्व है उसके बारे में और हिंदी साहित्य के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। तो हिंदी भाषा के महत्व को जानने से पहले मैं आपको भाषा के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। देखिए भाषा जो है वह संस्कृत की भाष धातु से बनी है। भाषा जो शब्द है वह संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करना मतलब यहाँ पर बोलना, कहना। देखिए भाषा जो है वह मन की भावनाओं को या फिर मनुष्य के विचारों को जो है आदान प्रदान करने का एक साधन है। सार्थक शब्दों के समूह को या फिर संकेतों को जो है यहाँ पर हम भाषा कहते हैं। तो भाषा में मतलब बोलते समय मनुष्य क्या करता है, अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करता है या फिर अपने विचार जो रहता है उसके आदान प्रदान जो है वह करता है। तो ऐसे में यहाँ पर भाषा जो है मनुष्य के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मनुष्य संघजीवी है, वह अकेला नहीं रह सकता। तो मनुष्य जो है यहाँ पर अपने विचारों का आदान प्रदान किए बिना, भावों को व्यक्त किए बिना तो वह रह नहीं सकता है। तो ऐसे में भाषा मनुष्य के लिए कितना जरूरी है। वही अगर हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मनुष्य को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो भाषा की आवश्यकता है। तो ऐसे में हर एक स्थल में, मतलब हर एक देश में, हर एक राज्य में जो है अपनी ही अलग अलग भाषाएं होती है। मगर ये जो हिंदी भाषा है प्रस्तुत संदर्भ में जो है भारत में ज्यादातर स्थल में बोली जाने वाली भाषा है। तो हिंदी भाषा जो है वह एक रचनात्मक भाषा है और यह एक राष्ट्र भाषा भी है और राजभाषा भी। देखिए हिंदी भाषा जो है यहाँ पर 1000 ईसा में ही बाकी अन्य जो आधुनिक आर्य भाषाएं है, भारतीय भाषाएं है, उनके साथ यह भी अस्तित्व में आ चुकी थी। मगर यह जो रूप है वह क्या है, पहले नहीं था। सिर्फ समय के चलते चलते जो है यहाँ पर आज का जो रूप है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा में भी बहुत सारी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में भी बहुत सारी बोलियां है, जैसे अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो इस तरह से बहुत सारी भाषाएं जो है, मगर जो प्रस्तुत कड़ी बोली भाषा जो है, कड़ी बोली जो है यहाँ हिंदी भाषा के मूल भाषा जो है वहां बन गई। जो कड़ी बोली जो है वहां हिंदी भाषा की मूल भाषा जो है वहां बन गई। तो ऐसे में देखिए एक देश है तो उसमें बहुत सारी भाषाएं रहती है, एक भाषा है तो उसमें बहुत सारी बोलियां रहती है, मतलब उसके अलग अलग रूप जो है यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में अगर किसी भी क्षेत्र में जो है या फिर किसी भी देश में जो है ज्यादा स्थलों में या फिर ज्यादा क्षेत्रों में यहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषा है उसे यहाँ पर राजभाषा का जो स्थान है वहां मिलता है। देखिए बोलियां ही जो है जब परिनिष्ठित भाषा बन जाती है, परिनिष्ठित भाषा के बाद जब वह यहाँ पर ज्यादातर स्थलों में जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे जैसे ज्यादा लोग उसे बोलने लगते हैं तो वहां राजभाषा का एक सम्मान जो है प्राप्त करता है। किस तरह अभी हमारे फिलहाल जो राजभाषा है वह हिंदी है, उसके साथ साथ यहाँ पर इसको राष्ट्रभाषा का जो यहाँ पर मान सम्मान भी जो है उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर खुद गांधी जी ने ही कहा था कि अभी राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है और वह राष्ट्रभाषा यहाँ पर हिंदी ही हो सकती है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी। तो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाली जो राष्ट्रभाषा का सम्मान है वह हिंदी को ही मिलना है, इस तरह उन्होंने यहाँ पर कहा था। क्योंकि ज्यादातर जो है यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पर होता था, सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी कुछ प्रमुख लोगों ने जो है हिंदी भाषा को जो है पर प्रामुख्यता जो है दी है।
क्योंकि देश को जो है एक सूत्र में बांधने के लिए देश के बहुत सारे स्थलों में बोले जाने वाले या फिर देश के जो बहुत सारे क्षेत्रों में जो भाषा जो है लोग समझ सकते हैं, उसको यहाँ पर राजभाषा बनाने की आवश्यकता है। तो इसीलिए हिंदी को जो है यहाँ पर राजभाषा और उसके साथ साथ राष्ट्रभाषा का स्थान मान जो है सम्मान जो है मिला। उसके साथ साथ सिर्फ देश के स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी हिंदी भाषा का महत्व ज्यादा है। देखिए विश्व में जो है यहाँ पर तीसरा स्थान जो है हिंदी भाषा के लिए है। विश्व में तीसरा स्थान जो है हिंदी भाषा के लिए है। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी यहाँ पर बहुत सारे देशों में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे लोग उसे समझते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा जो स्थान है उसे यहाँ पर मिला है। देखिए हिंदी भाषा एक जीवित भाषा है, वह एक रचनात्मक भाषा है और उसके साथ साथ वह बहुत ही सरल भाषा है। इसी के चलते तो जो है यहाँ पर दिन ब दिन उसका जो महत्व है वह ज्यादा हो रही है। तो वही अगर हिंदी साहित्य की बात जो है हम करेंगे तो समग्र हिंदी साहित्य को जो है यहाँ पर 4 भाग जो है उसके किए गए हैं। 4 कालों में इसका विभाजन जो है यहाँ पर किया गया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल करके। तो ऐसे में भक्ति काल में भी फिर से यहाँ पर 2 विभाजन की गई है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा करके। और ये जो भक्ति काल है इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है यहाँ पर माना जाता है। देखिए निर्गुण भक्ति धारा के लिए यहाँ पर हम रैदास जी और कबीरदास जी को यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे सकते हैं और सगुण भक्ति धारा में यहाँ पर तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास जी इनको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। कौन नहीं जानता इनको। देखिए स्वतंत्र संग्राम में भी यहाँ पर हिंदी भाषा का जो महत्व है, हिंदी साहित्य का जो यहाँ पर स्थान है वह यहाँ पर स्मरणीय रहा है। हिंदी साहित्य का जो एक योगदान है वह यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम में रहा है, यहाँ कोई यहाँ पर इसे ठुकरा नहीं सकता है। तो ऐसे में यहीं पर आप लोग समझ सकते हो हिंदी भाषा का महत्व क्या है और हिंदी साहित्य का महत्व क्या है। तो फिर अभी हमने यहाँ पर हिंदी भाषा का महत्व देखा और उसके बाद हिंदी साहित्य का परिचय और महत्व को भी जान लिया। चलिए अभी हम गद्य और पद्य साहित्य को जो है देखेंगे। देखिए यहाँ पर पद्य साहित्य प्रमुख रूप से जो हिंदी साहित्य जो है वहां गद्य साहित्य और पद्य साहित्य करके विभाजित जो है उसमें हुआ है। तो ऐसे में देखिए उस साहित्यिक रचना को पद्य कहते हैं जिसमें छंदबद्धता और लयात्मकता हो, जिससे श्रोता और पाठक के मन में भावनात्मक आनंद की सृष्टि हो। देखिए जिस रचना में यहाँ पर छंदबद्धता और लयात्मकता होती है, अलंकार रहता है, उसको जो है हम यहाँ पर काव्य कह सकते हैं या फिर पद्य कह सकते हैं, जिसको पढ़कर जो है पर श्रोता है फिर पाठक के मन में एक भावनात्मक आनंद की सृष्टि जो है यहाँ पर होती है। देखिए कविताओं को पढ़ के, काव्यों को पढ़ के एक भावनात्मक रूप से आनंद जो है यहाँ पर एक मनुष्य को मिलता है। उसमें छंदबद्धता रहती है, लयात्मकता रहती है, उसमें अलंकार जो है रहता है। एक अलौकिक ही आनंद जो है उस काव्य से जो है या फिर पद्य से जो है हमें मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए वह श्रव्य काव्य हो सकता है, फिर दृश्य काव्य या फिर कविता, महाकाव्य, गीत, मुक्तक आदि। वही अगर हम गद्य के बारे में देखेंगे तो इसमें एक ऐसी साहित्यिक रचना को गद्य कहते हैं जो छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त हो। वाक्यों में बंदी ऐसी रचना जो विचार प्रदान हो वह गद्य कहलाती है। देखिए यहाँ पर काव्य में छंदबद्धता रहती है, लयात्मकता रहती है और अलंकार रहता है। और यही वह देखिए छंद, ताल, लय, तुकबंदी से जो गद्य है वह मुक्त रहता है। गद्य में छंदात्मकता नहीं रहती है, यह ताल, लय और उसके साथ साथ अलंकार से मुक्त रहता है। और इसमें जो है वाक्यों में बंदी ऐसी रचना है जो विचार प्रदान है। देखिए जो गद्य रहता है वहां विचार प्रदान रहता है, वही जो पद्य है वह भाव प्रदान, उसमें भावों को ज्यादातर यहाँ पर महत्व दिया जाता है, भाव प्रदान है। और वही जो गद्य है विचार प्रदान है। तो इसमें कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र आदि से भी हम देख सकते हैं। देखिए गद्य में यहाँ पर प्रमुख रूप से ज्यादातर यहाँ पर कहानी, उपन्यास और नाटक, और जो आधुनिक विधा जो है यहाँ पर सभी रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, रिपोर्टाज, ये सभी जो है हम गद्य के इसमें देख सकते हैं। तो ये सभी गद्य के लिए उदाहरण है। तो ऐसे में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से समृद्ध जो एक हिंदी साहित्य है वह बहुत ही प्रामुख्यता जो है रखती है।
गद्य और पद्य से समृद्ध ये जो हिंदी साहित्य है, अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी इसका महत्व जो है वहां बहुत ही ज्यादा है। तो चलिए, अभी आपने गद्य क्या है, पद्य क्या है, ये तो जान लिया। अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि हम क्यों इसे पढ़े, है ना। देखिए, पहले हम ये जानेंगे कि स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज में भाषा की पढ़ाई के बीच में अंतर क्या है। अभी तो स्कूल में पढ़ा है ना, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं पढ़ी है, अभी आगे भी उसकी आवश्यकता क्या है। तो ऐसे में देखिए, वहां पर जो है यहाँ पर आप संक्षिप्त रूप में जो है सभी यहाँ पर देखते जाते हैं। वही आप अगर हिंदी साहित्य के बारे में और भी यहाँ पर उसका जो आस्वादन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कॉलेज में जो है पर आपको हिंदी भाषा जो है लेनी पड़ेगी, और उसमें जो है जितनी भी यहाँ पर कविताएं, जितने भी पाठ गद्य जो है पर आप लोगों को रखा गया है, तब आप उसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर उससे कुछ तो नीति जो है आपको जरूर मिलेगी, कुछ संदेश आपको मिलेगा। देखिए, गद्य से जो है आपकी विचार शक्ति जो है वह, बुद्धि शक्ति जो है वह बढ़ेगी। उसके साथ साथ कविताओं से, पद्य से जो है आपकी भावनात्मक रूप से जो है आप में क्षमता जो है वहां बढ़ती जाएगी। और उसके साथ साथ और एक प्रश्न देखिए यहाँ पर, पीयू कॉलेज के स्तर में हिंदी भाषा की पढ़ाई का महत्व क्या है। पीयू के स्तर में या फिर कॉलेज के स्तर में हिंदी भाषा की पढ़ाई का महत्व क्या है। मैम, हम क्यों पढ़े, हमें क्या फायदा होगा इससे, ये प्रश्न जो है ज्यादातर बच्चों के मन में आया होगा। अभी वो तो वही कहानियां हैं, वही कविताएं हैं, तो उसे पढ़कर हम क्या करेंगे, हमें क्या फायदा है। देखिए, हिंदी साहित्य जो आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है, जैसे अभी मैंने कहा गद्य और पद्य, तो ऐसे में कविताओं में कुछ भी कल्पना करके कुछ भी लिख देते हैं, और गद्य में या पर कोई भी कहानी क्या है उसमें। देखिए, जो साहित्य है वह मनुष्य के जीवन की तस्वीर हम यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब प्रस्तुत संदर्भ में जो यहाँ पर समाज में घटती है उसी के जो है यहाँ पर तस्वीर जो है साहित्य में रहता है, या फिर हम साहित्य को आईना ही यहाँ पर कह सकते हैं, समाज का आईना, समाज का यहाँ पर आईना ही जो है यहाँ पर हम साहित्य को कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह थी उस समय में प्रस्तुत, जो भी यहाँ पर उदाहरण के लिए सोच लीजिए, प्रस्तुत संदर्भ में जो भी यहाँ पर कहानी है, प्रस्तुत संदर्भ के जो भी यहाँ पर कविता है, स्पेशली जो गद्य साहित्य से, तो उस समाज की जो एक समाज के और उसके साथ साथ राजनैतिक और आर्थिक यहाँ पर परिस्थितियों का जो तस्वीर है हमें मिलता है। तो ऐसे में विचार शक्ति हम कर सकते हैं, विचार शक्ति जो है हमें बढ़ती जाएगी। और एक बात, अगर मनुष्य में मानवीयता नहीं तो वह मनुष्य ही नहीं। देखिए, आजकल मनुष्य में जो है मानवीयता कम होती जा रही है और उसमें पाशविकता बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर मनुष्य में अगर मानवीयता को कोई बरकरार रख सकता है तो वह सिर्फ साहित्य है। मनुष्य में मानवीयता को बरकरार रखने का जो एक कोशिश है यहाँ पर साहित्य में किया जाता है। नैतिक मूल्यों का संरक्षण जो है उसमें किया जाता है। नैतिक मूल्य, मानवीयता और संस्कृति और प्रकृति, इन सब के बारे में यहाँ पर, इन सब का महत्व क्या है ये यहाँ पर साहित्य में समझाया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप एक अच्छे इंसान यहाँ पर बनना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व का एक अच्छा निर्माण अगर आप करना चाहते हैं, आपके जीवन का निर्माण तो करेंगे ही, उसके साथ साथ आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण होना है ना। लोग कहे कि क्या है यहाँ पर, इसका जो कैरेक्टर है वह कितना अच्छा है, इसके संस्कार कितने अच्छे हैं, तो वो जो संस्कार है यहाँ पर इस साहित्य के चलते हुए आपको मिल सकता है। देखिए, साहित्य में ही आपको यहाँ पर संबंधों का महत्व, प्रकृति का महत्व, जीव संकुलन का महत्व और मानवीयता का जो महत्व है यहाँ पर आपको समझ सकते हैं। देखिए, एक कॉमर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उससे पढ़कर आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। साइंस में आगे जाकर आप अच्छे से पढ़कर जो है यहाँ पर समझ लीजिए डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं। यहाँ पर इसमें आपका जीवन का निर्माण जो है हो सकता है। मगर एक अच्छे बिजनेसमैन बनने से पहले आपको एक अच्छा मानव जो है, मनुष्य जो है बनना बहुत ही जरूरी है, तभी पूर्ण रूप में आप जो है उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक अच्छे मानव बने,
आपके संस्कार अच्छे हो और उसके साथ साथ आपके चरित्र में जो है यहाँ पर निखार आए, इसके लिए जो है यहाँ पर साहित्य बहुत ही जरूरी है। तो आप एक तो यहाँ पर क्या होता है, आप हिंदी भाषा का चयन करके पीयूसी में हिंदी भाषा का चयन करके एक तो आप यहाँ पर हिंदी भाषा को सीख सकते हो, और आप ही को पता है कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है, देश भर में या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी उसका महत्व है, तो हिंदी भाषा को सीख सकते हो। उसके साथ साथ हिंदी भाषा के जो साहित्य है उसके जरिए, तो अभी भाषा को चुनेंगे तो उसमें आप वही साहित्य को ही पढ़ेंगे, तो ऐसे में उस साहित्य के जरिए मतलब जो भी पाठ और पद्य आप पढ़ेंगे उनके जरिए यहाँ पर आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, आपके चरित्र में जो है पर निखार आ सकती है, आपके चरित्र की शोभा बढ़ सकती है, और सबसे जरूरी बात, आप एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं, समाज के लिए एक अच्छे प्रजा बन सकते हैं, देश के लिए एक अच्छा प्रजा यहाँ पर आप हो सकते हैं, अपने माता पिता के लिए अच्छे बेटे बन सकते हैं। अगर आप एक अच्छे मनुष्य है तो अपने बाकी सभी जो भी कर्तव्य आप यहाँ पर अच्छे से पूरा करेंगे। तो इसीलिए अगर आपने हिंदी भाषा का चयन किया है तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ हिंदी भाषा के बारे में नहीं, बाकी जो भी यहाँ पर भाषा जो है आप चुनेंगे उसमें भी जो है यहाँ पर जो भी पाठ पद्य जो भी रहता है उसका जो सार के साथ साथ सबसे जरूरी बात वो जो संदेश है उसे समझिएगा। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इसे अनदेखा करते हैं, मतलब उतना इंपॉर्टेंस जो है नहीं देते हैं जितना कोर सब्जेक्ट को यहाँ पर दिया जाता है। मैं यहाँ पर कहूंगी, ये सलाह दूंगी आपको, भाषा को भी यहाँ पर उतनी ही समय और उतनी ही ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है, भाषा ज्ञान भी बहुत ही जरूरी है। उसके साथ साथ साहित्य से जो एक संदेश आपको मिलता है हर एक पाठ हर एक कविता से, वो भी बहुत ही जरूरी है। और एक सलाह मैं यहाँ पर आपको देना चाहती हूँ, अंक की दृष्टि से मत पढ़िएगा, अंक की दृष्टि से मत पढ़िएगा, आप सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़िए। अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर ली है तो कैसे भी प्रश्न पूछे आराम से यहाँ पर आप उत्तर जो है देते जाएंगे। उसके साथ साथ थोड़ी सी आपकी मेहनत भी जरूरी है। आप यहाँ पर कितना ध्यान देकर पढ़ेंगे, मतलब कितना इंटरेस्ट है यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ कितना एफर्ट डालेंगे, कितना परिश्रम यहाँ पर करेंगे पढ़ने में, उतना ही अंक यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।